Hello everyone, welcome to the Science of myself Shreyas Patel, and here I am back with the another video on forensic photography in series of UGC Forensic Science. So let's start with the forensic photography. We all know that at the crime scene, all the scenes, evidence, victims, suspect must be documented properly, and the documentation process is accomplished by four methods. One is sketching, note making, photography and videography. These four methods are useful for the documentation of the crime scene. One of the most important method is photo imaging or photography. Photo imaging is a very important part of the documentation process. It provides the judge and jury with a realistic visualization of the conditions and relative position of a evidence and item of interest at a scene of crime. फोटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बिकॉज क्योंकि क्या कि ये जज को क्या प्रोवाइड करेगी, रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ द कंडीशन कि क्राइम सीन पे कैसे कंडीशन थी, वो कैसे दिख रहा था, एविडेंस की पोजीशन कहाँ पे थी, रिलेटिव पोजीशन क्या थी उसकी, वो सब हम फोटोग्राफी से पता कर सकते हैं. इसीलिए फोटो इमेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. मोर एंड मोर एजेंसीज आर यू चूजिंग दिस बेटर टेक्नोलॉजी ओवर द फिल्म कैमरा. अब नए एडवांसमेंट आ गए हैं कि मिररलेस कैमरा, फिर अलग उसमें भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो वो एजेंसी नए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करिए. हाउएवर द 35 mm film camera still remains a very viable tool in the CSI's arsenal. But 35 mm film camera still remains as a very important tool for the CSI's arsenal. In this video, we are going to discuss about digital photo imaging and digital image processing. So, photographing the crime scene. The purpose of still photography. अब फोटोग्राफी का पर्पस क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन इज टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड एक्यूरेट पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ अ क्राइम सीन एंड अ फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट. तो वो क्या करेगा कि एक्टोरियल पिक्टोरियल रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा क्राइम सीन का एंड द फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट है उस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, it records the initial condition of the scene. It provides investigator and other with a record that can be analyzed or examined subsequent to the scene investigation, and it serves as a permanent record for any legal concerns. Photography of a crime scene is normally done immediately following the videography of the scene or after the preliminary scene survey. कब करना है फोटोग्राफी? फोटोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन इज नॉर्मली डन इमीडिएटली फॉलोइंग द वीडियोग्राफी ऑफ द crime scene or after the preliminary scene survey. Three types of photos are captured on scene of crime. First one is overall photograph. ओवरऑल फोटोग्राफ मतलब कि वो पूरे क्राइम सीन को कवर करेगा. फिर आता है मिड रेंज एंड थर्ड इज क्लोजअप फोटोग्राफ. अब मैं आपको एक ड्राइंग से समझाता हूँ कि एक ये रूम है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है, यहाँ पे एक वेपन है और यहाँ पे ब्लड गिरा. तो अगर मुझे पूरे रूम का फोटो लेना है जो वो कवर करेगा ये होल पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे ओवरऑल फोटोग्राफ. फिर आता है मिड रेंज. मिड रेंज मतलब कि एविडेंस का फोटो लेना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन.
तो विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव पोजीशन विद द अदर एविडेंस। तो ये फोटो कवर करेगा कि मुझे वेपन का फोटो लेना है और रेफरेंस रखना है मुझे डेड बॉडी एंड ब्लड। तो ये आ जाएगा मिड रेंज। अब मुझे स्पेसिफिक एविडेंस का फोटो चाहिए, जैसे कि ये ब्लड सैंपल है, मुझे ये ब्लड का ही फोटो चाहिए, ब्लड सैंपल। तो मैं सिर्फ इसको फोकस में रख के इतने ही एरिया को फोटोग्राफ करूंगा। उसको हम बोलेंगे क्लोजअप फोटोग्राफी। तीन टाइप के होते हैं, ओवरऑल, सेकंड इज मिड रेंज एंड थर्ड इज क्लोजअप। समझ में आ गया? ये हमने देख लिया। अब बेसिक इक्विपमेंट नीडेड फॉर द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली कैमरा, नॉर्मल लेंसेज की जो 50 टू 60 mm होती है, वाइड एंगल लेंसेज की जो ओवरऑल फोटोग्राफी लेने में हेल्प करेगा, क्लोजअप लेंसेज की जो एविडेंस के फोटोज लेने में हेल्प करेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेस की लाइट कंडीशन जहाँ पे कम हो तो हमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम फोटो अच्छे से क्लिक कर पाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेस की जरूरत पड़ेगी विथ कॉर्ड। देन ट्राइपॉड, इमेज कार्ड और फिल्म। इमेज कार्ड इसीलिए कि हम उसको इमेज को सेव कर सके मेमोरी कार्ड में। फिर लेबल मटेरियल कि हम वो स्केल्स की भी यूज करना होता है ताकि हम पता चले कि एविडेंस की साइज कितनी थी। फिर फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज और फोटो लॉग शीट्स। तो ये सब इक्विपमेंट्स है जो जरूरी है फोटोग्राफी के लिए। अब हम आते हैं डिजिटल इमेज। तो व्हाट इज डिजिटल इमेज? तो एन इमेज इज डिफाइंड एज अ टू डायमेंशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। क्या है? इमेज इज डिफाइंड एज अ टू डायमेंशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वेयर x and y are spatial coordinates and the amplitude of f at any pair of coordinates xy is called as the intensity of that image। क्या है? इमेज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब एक पॉइंट चाहिए मेरे को, सपोज कि पॉइंट ले लेते हैं हम 1005, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो वो होगी इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वही लिखा है कि f at any pair of coordinates x y is called the intensity of that image at that point। When x and y and amplitudes values are finite, we call it a digital image। कब हम डिजिटल इमेज बोलेंगे? When x and y and amplitude values of the f are finite, we call it a digital image। In other words, image can be defined as two-dimensional array specifically arranged in rows and columns। क्या है? Image is a two-dimensional array कि जो रोज में स्पेसिफिकली अरेंज है और कॉलम में है। डिजिटल इमेज इज composed of finite number of elements, each of which elements have a particular value at a particular location। These elements are referred to as picture element, image element और pixels। डिजिटल इमेज में एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर लोकेशन पे वो स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे पिक्सल। तो पिक्सल इज मोस्ट वाइडली यूज टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ अ डिजिटल इमेज। हम बताते हैं ना कि पिक्सल वैल्यू कितनी है, तो वो है एक डिजिटल इमेज का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है कि जो वाइडली यूज होता है डिजिटल इमेज एनालिसिस में। तो सपोज कि ये एक इमेज है तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्सल्स हो सकते हैं। ये रोज एंड कॉलम्स आ गए। तो ये जो एक छोटा पार्ट है वो है पिक्सल। उसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अलग रहेगी और ये दूसरा पिक्सल है उसके लिए भी अलग रहेगी, डिफरेंट वैल्यू। अब देखते हैं कैमरा। द 35 mm फिल्म सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा हैज फॉर मेनी years been the camera of choice for various crimes in investigator। अब 35 mm फिल्म सिंगल लेंस कैमरा वो मोस्ट कॉमनली यूजफुल है। देर आर बेसिक टू टाइप ऑफ डिजिटल कैमरा, टू टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरा।
क्या है? पहला है पॉइंट एंड शूट एंड सेकंड है एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो डीएसएलआर का फॉर्म क्यों, डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ये है डीएसएलआर का फुल फॉर्म। तो तो टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरास आर पॉइंट एंड शूट एंड द एसएलआर। द डिजिटल कैमरा यूजेस अ सेंसर, अ सीसीडी। सीसीडी का फुल फॉर्म है चार्ज कपल्ड डिवाइस टू सी द इमेज। अब डिजिटल कैमरा कौन सा सेंसर यूज करती है? सीसीडी टू सी द इमेज। द इमेज इज देन रिकॉर्डेड ऑन अ मेमोरी कार्ड इंस्टेड ऑफ द फिल्म। अब जो डिजिटल कैमरा है उसमें वो इमेज रिकॉर्ड होगा ऑन द मेमोरी कार्ड इंस्टेड ऑफ द फिल्म। An advantage of digital camera is the ability to review the picture that was taken immediately. अब अब हमने देखता है कि अब डिजिटल कैमरा डीएसएलआर अवेलेबल, तो उसमें क्या करते हैं? हम फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद हम तुरंत उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो वो एक डीएसएलआर डिजिटल कैमरा का एडवांटेज है कि वी कैन रिव्यू द पिक्चर आफ्टर दैट वाज टेकन इमीडिएटली। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई कि वो इमेज सही ना है, तो हम वो इमेज को फिर से फोकस करके, कुछ ऐसे एरर आई कि इम्प्रॉपरली एक्सपोज है, फोकस आउट ऑफ फोकस है, तो वो सब हम करेक्ट कर सकते हैं दूसरे फोटोज में। Remember, you may not erase or delete an image taken at the crime scene, just as you cannot destroy the negative of out of focus or bad pictures. तो ये हमने देखा कैमरा। फिर आता है द डिजिट, हमने डिजिटल कैमरे में दो टाइप्स देखे, पॉइंट एंड शूट कैमरा एंड एसएलआर कैमरा। तो पहला है पॉइंट एंड शूट कैमरा। तो डिजिटल पॉइंट एंड शूट कैमरा इज गुड, बेसिक, इनएक्सपेंसिव कैमरा। गुड है, बेसिक है, इनएक्सपेंसिव। इट इज एबल टू रिकॉर्ड अ डिजिटल सीन, डिजिटल इमेज ऑन इंटरनल मेमोरी, विथ मोस्ट हैविंग द एबिलिटी टू रिकॉर्ड अ मेमोरी कार्ड ऑफ द वेरिंग साइज। इसमें अलग अलग साइज की मेमोरी कार्ड आ सकती है, सच एज 16 GB, 32 GB, 64 GB एक्सेट्रा के कार्ड्स हम इसमें लगा सकते हैं और उसमें इमेज रिकॉर्ड होंगे। द कैमरा हैज आइदर रेंज फाइंडर टाइप एमिंग डिवाइस, or the camera may have the video display screen from which the image can be composed. Most camera in this category have built-in flash. ये बात याद रखना कि जो डिजिटल पॉइंट एंड शूट कैमरा है उसमें बिल्ट इन फ्लैश रहती है एंड आर फॉर द मोस्ट पार्ट फुल्ली ऑटोमेटिक। दे प्रोड्यूस एन एडिक्वेट इमेज बट लैक द वर्सिलिटी, ऑफ द डीएसएलआर कैमरा। Yes. Second point is this camera do not have the ability to use interchangeable lenses. इसमें हम लेंस चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे हम डीएसएलआर में करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लेंस होगा। द लेंस दैट कम्स विद द कैमरा इज व्हाट यू हैव। द एबिलिटी टू जूम इन एंड आउट टू योर सब्जेक्ट इज लिमिटेड। ये एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ज्यादा हमें ऑप्शन नहीं मिलता। इन सम केसेस द जूम फीचर इज नॉट ऑप्टिकली ड्रिवन बट रादर अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन। अब आता है डीएसएलआर कैमरा। तो द डिजिटल एसएलआर इज अ सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। क्या है? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। दिस मीन्स दैट द व्यू फाइंडर दैट इज यूज टू एम एंड कंपोज द इमेज uses the same lens through which the image is recorded. क्या है? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। इसका मतलब ये है कि व्यू फाइंडर कि जो हम इमेज एम करने के लिए यूज करते हैं एंड इमेज कंपोज करने के लिए जो लेंस यूज होता है वो सेम ही यूज होता है। तो इसका मतलब है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। देयर इज अ व्यूइंग स्क्रीन ऑन द कैमरा, however it is not used to compose the image but rather to view the image. a viewing screen का रोल क्या है? to view the image after it is taken and to view the menu setting for the camera. ये है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएसएलआर कैमरा। तो ये मिरर है, हाँ, तो ये लेंस है और ये है बॉडी ऑफ डीएसएलआर कैमरा। व्हेन कंपोजिंग एन इमेज द फोटोग्राफर लुक्स थ्रू द व्यूअर। ये है व्यू फाइंडर। फोटोग्राफर यहां से देखेगा एंड द इमेज इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अ मिरर अलाउिंग हिम और हर टू सी एग्जैक्टली व्हाट द कैमरा सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो मिरर पे जाएगी, मिरर से वो जाके प्रिज्म में आएगी, प्रिज्म से वो व्यू फाइंडर में देख पाएगा। यहाँ पे और एक कंपोनेंट है शटर, ये हम बाद में देख। अब है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन डीएसएलआर कैमरा। तो आपको कई सारे फीचर्स आपको मिलते हैं डीएसएलआर कैमरा में। तो फर्स्ट वन इज एपर्चर। एपर्चर का सिंपल मतलब क्या होता है? होल और ओपनिंग। An aperture is a hole or opening through which light is admitted through the lens and onto the sensor. Aperture क्या है? एक होल है और ओपनिंग है कि जिसके थ्रू लाइट एडमिट होगी थ्रू द लेंस एंड onto the sensor. The size of aperture can be made larger or smaller to accommodate a proper exposure. अब हमें फोटो क्लिक करने के लिए कितना एक्सपोजर चाहिए उसके हिसाब से हम एपर्चर की साइज को सेट कर सकते हैं। वो ज्यादा हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। Smaller the number, the larger the opening. Smaller the number of aperture, larger the opening. The larger the number, smaller the opening. ये उल्टा है कि नंबर स्मॉल है इक्वल टू लार्जर ओपनिंग. The numbers that identify these openings are called f tops. ये याद रखना, एपर्चर के लिए एफ टॉप्स होता है, कोई उसके हिसाब से हम एपर्चर के होल को पता कर सकते हैं. f2.8 एंड f8. तो जैसे कि मैंने बताया, स्मॉलर द नंबर लार्जर द ओपनिंग. f2 है तो ओपन एपर्चर है, f8 है तो क्लोज एपर्चर है, और f4 है तो मीडियम साइज एपर्चर है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पास होगी, यहाँ पे लीस्ट लाइट पास होगी, और वो हम चेंज कर सकते हैं डीएसएलआर कैमरे. तो सेकंड इज शटर. तो शटर क्या? शटर इज अ डिवाइस दैट अलाउस लाइट टू पास फॉर अ डिटरमाइंड पीरियड ऑफ अ टाइम. एपर्चर क्या था कि लाइट को पास करेगा एक होल के थ्रू से, और शटर ये है कि लाइट को पास करेगा फॉर अ डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोजिंग अ लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टू लाइट टू कैप्चर अ परमानेंट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सीन. वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो लाइट को पास करेगा ताकि वो सेंसर जो है वो इमेज को परमानेंटली कैप्चर कर सके. तो हम दो टर्मिनोलॉजी देख ली, एपर्चर एंड शटर. थर्ड वन इज आईएसओ नंबर. आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ISO number indicates the level of sensitivity of the DSLR camera to light. अब ISO नंबर से क्या पता चलेगा? इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अ डिजिटल कैमरा टू लाइट. अब जो हमारा डीएसएलआर कैमरा है वो लाइट के पास कितना सेंसिटिव है, तो वो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी हमें पता चलेगा आईएसओ नंबर से. ऑन अ डिजिटल एसएलआर द सेंसिटिविटी लेवल इज सेट फ्रॉम द मेन्यू, और वी कैन say that we can set the ISO number in camera menu. ISO is your camera sensitivity to light as it pertains to either film or a digital sensor. Lower ISO value means less sensitivity to light, while higher ISO means more sensitivity. Low ISO value मतलब कि less sensitivity to light, and higher ISO means more sensitivity. Each film for 35 mm film camera has its own ISO number. It is necessary to set the film speed on the camera so that the internal meter will compute the correct exposure. If you wanted to change the ISO or film speed, you would have to change the film in 35 mm फिल्म कैमरा. बट डीएसएलआर कैमरा में तो हम डायरेक्टली मेन्यू से चेंज कर सकते हैं. ये बात हो रही है फिल्म कैमरा की. इन द डीएसएलआर one can change the ISO, which is a virtual speed, at any time by accessing the menu. ISO स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन की, जो मैंने आपको बताया. आईएसओ क्या है? लाइट सेंसिटिविटी लेवल शो करता है कैमरा की टू द लाइट. लोअर आईएसओ वैल्यू मींस लीस्ट सेंसिटिविटी टू लाइट, एंड हायर वैल्यू आईएसओ वैल्यू मींस मोर सेंसिटिविटी टू लाइट.
अब डिजिटल कैमरा में तो हम वर्चुअली स्पीड को सेट कर सकते हैं बाय एक्सेसिंग द मेन्यू इन कैमरा। बट हमें, अगर हम फिल्म कैमरा है तो हमें वो फिल्म चेंज करनी पड़ेगी आईएसओ नंबर चेंज करने के। द फोर्थ terminology is exposure index. Exposure index is shortly represented as EI, which refer to the speed rating that you assign to a particular photo imaging situation. Exposure index may or may not be the same as manufacturer's recommendation. A light meter can understand or overstate light condition. In such case, one could adjust EI rating accordingly in order to compensate for these effects and consistently produce correctly exposed negative. The digital SLR have setting to compensate for extreme conditions by overriding the meter so that a proper exposure is obtained. एक्सपोजर इंडेक्स से हम सेट कर सकते हैं एक्सपोजर, और ताकि हम प्रॉपर एक्सपोजर हमारे इमेज को मिल सके और हम प्रॉपर इमेज कैप्चर कर सके। तो हमने चार टर्मिनोलॉजी कौन सी देखी? एपर्चर, शटर, आईएसओ नंबर एंड एक्सपोजर। इससे कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है डिजिटल फोटो इमेजिंग। द टर्म डिजिटल इमेजिंग एंड फोटोग्राफी आर बेसिकली synonyms. They have the same meaning. They both can be defined as the act of recording light or reflected light from an object or a group of objects and recording that media image on media. The media has traditionally been a film, but in digital image it is a memory card. Very rarely is light directly recorded. For this would require the camera to be pointed directly at a light source such as the sun, a light bulb, or other visible spectrum light emitting source. While there may be need for it in some specific instances, such as recording sunspots, the greater preponderance of what we do in forensic digital imaging is recording a reflected light. अब जो एपर्चर है, शटर है, मेमोरी कार्ड, वो सब हमने देख लिया है, आप एक बार वो पढ़ लीजिए। फिर है SWGIT। SWGIT का फुल फॉर्म ये है, साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप ऑन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक वर्ल्ड वाइड ग्रुप चलता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी है कि जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। SWGIT, जिसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप ऑन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। It is created to provide a leadership to the law enforcement community by developing guidelines for good practice for use of imaging technologies within the criminal justice system. It should be considered the guide for any questions involving how images should be taken, treated and stored so that they may be used in legal proceeding. अब जो आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए SWGIT, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी ये वेबसाइट पे। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड डाउनलोड द manual and go through it. Photo images as evidence. So evidence is normally thought of as something that is placed in a bag, signed, sealed, and locked. But digital photo images also can be evidence. There are procedures that must be followed. After the image are taken at the crime scenes, they should be uploaded to a computer file. The image may not be changed, modified, or manipulated. Once they are on the computer, burn them to a CD. This will become your master. Seal the CD in an envelope and mark it as you would any other type of evidence. तो इमेज को एज एविडेंस कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपने कैमरा में इमेज क्लिक किया डीएसएलआर में, उसको आप मेमोरी कार्ड से निकालो, आप कंप्यूटर में इंसर्ट करो, कंप्यूटर में उसको कॉपी करो, और कॉपी करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इट कैन नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज, मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड। वो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहना चाहिए, हैज वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको बर्न करना है सीडी को वो इमेज के साथ, और वो आपका बन गया एविडेंस। मेक श्योर दैट हैज वैल्यू remains same. They will never be manipulated or modified. This is your original and should not be opened unless you are directed to do so by the courts. If there is an issue concerning the image introduced evidence, the master can be opened and a comparison can be made. Photo images as evidence. The first question arise in mind is what actually makes the photo images as evidence. The first one is the testimony of an expert. तो attorneys ask कि detective
Do this digital photo image truly and accurately represent the crime scene on the date and time in question? So detective said, yes, they do. So it is your testing. Then second question arises, there is another issue of what are the best image or the official photo images of the crime scene. तो इसका आंसर है कि if 100 photo images are taken of the scene by crime scene investigation after 45 minutes after news reporter took several photo images with the polaroid camera. अब क्या है कि क्राइम हुआ, क्राइम सीन में पहले आया न्यूज रिपोर्टर, उसने तुरंत फोटो क्लिक किया है पोलरॉइड कैमरा से, उसके 45 मिनट्स बाद इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की जो 100 फोटो इमेजेस कैप्चर करता है. तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेस्ट इमेजेस. आपको लगता है कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेटर ने क्लिक किया वही बेस्ट इमेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज रॉन्ग. अनफॉर्चुनेटली सेवरल पोलरॉइड इमेजेस that were taken by the reporter are the best image. क्यों? This is because the photo images taken that are closer in time to the actual incident. कि जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है उसके कौन से नियरेस्ट टाइम पीरियड में जो इमेज क्लिक किए गए हैं, they this would be considered as a best images because incident would more truly and accurately represent the crime scene on the date and the time in question. Photo imaging evidence. At a crime scene, nothing should be picked up, moved, or collected until it has been properly documented and photo image. You cannot pick up an item, examine it, and then replace it and photo image it. आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्राइम सीन कि आपने एक एविडेंस कलेक्ट हाथ में उठाया, उसकी फोटोग्राफ अच्छे से ले ली, फिर आपको वहीं पे छोड़, आप ऐसा नहीं कर सकते. In court, if asked if the photo image truly and accurately represent the scene at the date and time in question, you would have to say no, due to the fact that object was lifted and replaced. This one small movement may cause all of your images to come under question. Photo image, then collect and examine. पहले आपको एविडेंस का फोटो इमेज लेना है, उसके बाद कलेक्ट करना, उसके बाद एग्जामिन करना. तो यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू फोटो इमेजिंग एविडेंस. तो फर्स्ट वन इज एंगल, second one is a scale, third one is a DOF which is a depth of field, fourth one is light, fifth one is ambient light, sixth one is color temperature and seventh one is place or tone. तो हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज एंगल. एंगल मतलब आप कौन से एंगल से वो एविडेंस का फोटोग्राफ ले रहे हो. तो व्हेन फोटो इमेजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एविडेंस एट द क्राइम सीन, इमेज मस्ट बी टेकन एट 90 डिग्री एंगल. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्यों? आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि एक कैमरा से हम एविडेंस सर्कुलर शेप का फोटो ले रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो सर्कुलर शेप दिख रहा है. अगर 90 डिग्री की जगह पे मैं 45 डिग्री पे वो फोटो ले रहा हूँ तो वो शेप चेंज हो गया, ओवल शेप इमेज हो गया डिस्टोर्ट. तो इट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं चाहिए हमें. कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द एविडेंस एट द सीन ऑफ क्राइम. तो उसके लिए हमें 90 डिग्री एंगल पे हमें फोटो क्लिक करना है. सेकंड वन इज स्केल. ये एग्जांपल एक बहुत मस्त है, मैं आपको समझाता हूँ. अ स्केल इज नथिंग मोर देन अ स्मॉल रूलर, यूजुअली 6 इंच इन लेंथ. द स्केल इज यूज्ड टू साइज द आइटम्स इन अ फोटो इमेजिंग. फॉर एग्जांपल, इफ वी फोटो इमेज ऑफ शू प्रिंट and we fail to place a scale in the image, we have no idea if the shoe size is 13 or 8. अब हमें एक शू साइज की फोटो ली, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये शूज के साइज का नंबर क्या है? बस उसके साथ हम एक स्केल रख देंगे साइड में, तो उसके वजह उसकी स्केल की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि ये इतनी इंचेस है, इतने सेंटीमीटर, तो ये शूज की साइज ये होगी ऐसे. तो द रोल ऑफ स्केल इज मोर इम्पोर्टेंट. If a bite mark is a photo image on a victim, if there is a no scale, then a match cannot be accomplished because the measured distance between teeth cannot be measured on the photo image. एक दूसरा एग्जांपल है. फिर just as we photo image items with a scale, we also photo image those same items without scale. ये भी याद रखना कि हम फोटो इमेज लेते हैं एविडेंस की, एक विद स्केल लेते हैं और एक विदाउट स्केल. दिस इज डन सो दैट देयर कैन बी नो एक्यूजेशन दैट द फोटो इमेजर वाज हाइडिंग एविडेंस either intentionally or accidentally that would prove that the suspect is innocent. This type of evidence that could work for the other side is called
एक्सकल्पेटरी एविडेंस। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, जैक हेटेड मी एंड सेड ही वाज गोइंग टू किल मी, नीचे स्केल प्लेस है और यहाँ पे सिग्नेचर है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट विद स्केल। अब इन इज दिस इंफॉर्मेशन अ थ्रेट और अ सुसाइड नोट? हमें देख के तो यही लगता है कि ये एक मैसेज लिखा है कि कोई मुझे मारने वाला है, एक थ्रेट है। फिर ये दूसरा इमेज है विदाउट स्किल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैक हेटेड मी एंड सेड ही वाज गोइंग टू किल मी बट आई कमिटेड सुसाइड। तो इससे हम पता चलता है कि ये एक सुसाइड नोट है। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वेयर यू पुट योर स्केल टू capture the image. So this is an example of a same note without scale. You can see that the part of that note was hidden, causing a different interpretation than when the first photo image was examined. Which is why we photo image evidence both with and without scale. तो एक एग्जांपल आ गया कि हमें क्यों फोटो को, इमेज एविडेंस को रूल स्केल के साथ करना है कैप्चर और विदाउट स्केल करना। दूसरा कॉन्सेप्ट है DOF। Depth of field is the portion of a scene that appears sharp in the image or in the focus. DOF का मतलब है कि सीन का ऐसा पोर्शन कि जो अपीयर शार्प है एंड जो इन फोकस है इमेज में। इन फिगर द कैमरा एंड लेंस आर फोकस्ड ऑन बॉय ए। A is in focus and boy B is also in focus. That is because of the depth of field or the depth of field of a view is in the focus. अब डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह हेल्प से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस में ले सकते हैं। The depth of field can be increased by closing down the aperture, making the aperture smaller. Remember, the smaller the f-top, the larger the opening of the aperture, and the larger f-top, the smaller the opening of the aperture. A rule of thumb can be used when focused on an object, an area 1 by 3 in front of object and 2 by 3 in back of object will be focused. क्या है? A rule of thumb can be used which is when focus on an object, an area 1 by 3 is in front of an object and 2 by 3 is in back of the object will be focus. In focus is a sharp focus. What about boy C? हमने A और B के लिए देखा, तो C के बारे में क्या? He is in area that is considerable acceptable focus. क्या है? वो भी फोटो में आया लेकिन उसका शार्प फोकस नहीं, इन फोकस नहीं है, वो है इन रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल फोकस। तो एक्सेप्टेबल फोकस क्या है? इज नॉट एज अ शार्प एज इन फोकस बट इट इज वेल एक्सेप्टेबल। Boy C is in acceptable focus because of the hyperfocal distance of the lens and its specific lens setting, which is aperture. The hyperfocal distance is the closest distance at which a lens can be focused while keeping objects at infinity acceptably sharp. When the lens is focused at this distance, all objects at the distance from half of hyperfocal distance out to infinity will acceptably sharp. So DOF, depth of field is all about the focus of the object. फिर आता है light. With the exception of the camera, light is probably the most important factor in the imaging. अगर लाइट ही नहीं है तो फोटोग्राफ आएगा कहां से? विदाउट लाइट देयर वुड नॉट बी एन इमेज। द कैमरा विथ ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस record a reflection of light rather than the light itself. Only when the object that is being image produce the light, such as candle, a light bulb or fire, does the camera record light itself. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सच एज कैंडल, लाइट बल्ब और फायर, तो कैमरा ऐसे ही इमेजेस को कैप्चर कर पाएगी। अगर लाइट हमें ना मिले तो, आर्टिफिशियल लाइट हमें ना मिले तो लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टू क्लिक द टू कैप्चर द इमेज। फिर आता है एम्बियंट लाइट। तो एम्बियंट लाइट इज अनदर वे ऑफ सेइंग द लाइट दैट एग्जिस्ट और एग्जिस्टिंग। एम्बियंट लाइट क्या है? एग्जिस्टिंग लाइट। This is the level of light that will preliminarily affect your image. Many photographers shoot with the ambient light only. They use it convey a mood or an idea. As forensic photographers, we wish to record, document, and convey facts.
If the existing or ambient light can do this, then we use it. If the ambient light will not do this, then we must use the other light source to augment the ambient light. Ambient light can fall into many groups or categories. The first one is incandescent, mean common light bulbs. Second one is fluorescent. Third is halogen. Fourth is sodium vapor. Fifth is daylight. Then dawn. Then dusk for the name of few. Some of more exotic light categories cause different hues of color to change in your image. अब आप कौन से टाइप की लाइट यूज करते हो एम्बिएंट लाइट आर्टिफिशियल एम्बिएंट लाइट उसके हिसाब से ह्यू चेंज होगा इमेज का. फिर आता है कलर टेम्परेचर. अ मेजर ऑफ color temperature is a measure of distribution of power in a spectrum of white or colorless light is stated in terms of the Kelvin temperature scale. The human eye is incredibly adept at quickly correcting for changes in color temperature of light. Many different kinds of lights all seem white to us. डिफरेंट टाइप्स की लाइट होती है वो हमें वाइट ही दिखती है. फोटोग्राफ फिल्म इज नॉट सो फॉरगिविंग. डे लाइट फिल्म इज मेड टू बी एक्सपोज एट 5500 Kelvin light, while indoor film requires light with a color temperature of 3400 Kelvin. तो यहाँ पे आप स्केल देख सकते हो और उसके हिसाब से ह्यू ऑफ द लाइट कलर टेम्परेचर भी आप देख सकते हो. फिर आता है फ्लैश और स्ट्रोब. तो फ्लैश हमें कहाँ यूज करना है जहाँ पे एम्बिएंट लाइट कम है. तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैश इज मेजर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एज द गाइड नंबर. As you get further away from the light source, the intensity of flash drop off. As you change the f-stop of the lens, the intensity of light at the film plane or sensor also change. अब फ्लैश तीन टाइप की है. डायरेक्ट फ्लैश, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट, थर्ड वन इज अ फील्ड फ्लैश. अब हम तीनों देखते हैं. तो डायरेक्ट फ्लैश क्या है कि डायरेक्ट फ्लैश इज अ फ्लैश दैट ओरिजिनेट्स ऑन और नियर द कैमरा. This would be a camera's internal flash or an external one attached to the hot shoe on the camera body. This lights this light lights the subject very well, but in does create shadow. यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे बट इट डज क्रिएट शैडो. इन फॉरेंसिक फोटो इमेजिंग our main job is to document, record, and identify. A directly lit shot will do this very well. However, if the image would be more clear in telling the story of the scene by a softer or less shadowed light, then there are other options available. ये डायरेक्ट फ्लेस देख लिया कि वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे डायरेक्ट फोकस करेगी बट इट कैन ऑल्सो बी क्रिएट अ शैडो. इनडायरेक्ट फ्लेस. इनडायरेक्ट फ्लेस ऑल्सो नोन एज बाउंस लाइट और bounce place. We can use indirect lighting. Indirect lighting is sometimes called bounce lighting. We use this if we wish to eliminate or reduce the shadow. अब डायरेक्ट प्लेस में क्या था कि सब्जेक्ट पे डायरेक्ट फोकस करेगा तो उसकी वजह से शेडो भी आ रहा था. तो उस शेडो को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं बाउंस लाइट और इनडायरेक्ट प्लेस. So in order to use indirect or bouncing light, we do not aim the light source at the subject. We aim the light source of place at the ceiling or wall or bounce the light of the ceiling or wall them onto the object or onto the subject. हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना. हम वॉल या सीलिंग पे वो लाइट को एम करेंगे ताकि वो रिफ्लेक्ट होके वो हमारे सब्जेक्ट पे फोकस करेगी. तो यहाँ पे एक मेन चीज आती है रिफ्लेक्टर्स और बाउंसर्स की जो एक मटेरियल रहता है कि जहाँ पे सीलिंग वगैरह अवेलेबल ना हो सच एज आउटडोर क्राइम सीन तो वहां पे इनडायरेक्ट फ्लैश हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टर्स और बाउंसर्स. This lights the foreground and the background reducing and often eliminating shadows. The third one is the field flash.
तो fill flash is an additional light source used to highlight a shadowed area. एक एडिशनल लाइट सोर्स की जो हाईलाइट करेगा shadowed एरिया को. अब एग्जांपल है कि ये हमने डायरेक्ट फ्लैश से इमेज लिया है कि यहाँ पे एक शेडो आ रहा है, तो हमें जो एविडेंस है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल फ्लैश यूज करेंगे. फिल फ्लैश यूज करेंगे तो वो पूरे एविडेंस को सही पूरे इमेज को इक्वली फ्लैश डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि हमें जो एविडेंस है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाए. सच यहाँ पे जो वेपन है वो बॉक्स के अंदर, वो हमें डायरेक्ट फ्लैश में हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, जो फिर फ्लैश में क्लियरली दिखाई दे रहा है. फिर आता है मैक्रो इमेजिंग. मैक्रो इमेजिंग और मैक्रो फोटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द क्लोजअप फोटोग्राफी that does not involve the use of microscope. Macro means close up. It doesn't mean use of microscope. True macro photography is generally considered to have a ratio of 1:1. True macro photography is generally considered to have a ratio of 1:1 or greater, and the lens used will be able to focus on an object less than 8-inch distance. Many digital cameras identify the macro settings on the camera with an icon of a flower. This is a macro setting and the camera does not have a macro lens. अब कैसे हो सकता है मैक्रो फोटोग्राफी और मैक्रो इमेजिंग? इसके लिए हमें चाहिए मैक्रो लेंस, या तो फिर मैक्रो लेंस अवेलेबल नहीं है तो मेन्यू में ऑप्शन होगा मैक्रो फोटोग्राफी. इनकी मदद से हम मैक्रो इमेजिंग कर सकते हैं ऑफ एविडेंस. अब आते हैं हम स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्टेप्स दिए हैं इमेज प्रोसेस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के, आपको उसको सीक्वेंस में सेट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इज इमेज एक्वाजिशन. आप इमेज को एक्वाजिशन करोगे, फिर उसको इमेज को एनहेंस करोगे, इमेज एनहेंसमेंट. द थर्ड वन इज इमेज रिस्टोरेशन. फोर्थ वन इज कलर इमेजिंग प्रोसेसिंग, के कलर वगैरह आप सेट करोगे. फिर fourth is wavelets and multi-resolution processing. Sixth one is image compression. Seventh one is morphological processing. Eighth one is segmentation procedure. Ninth is representation and description, and tenth is object detection and recognition. 10 step है. First is image acquisition, second is image enhancement, then image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing, image compression, morphological processing, then segmentation procedure, then representation and description, then object detection and recognition. So these are the steps in digital image processing from starting to end. So first is image acquisition. So it could be as simple as being given an image which is in digital form. The main work involves scaling and the color conversion. Color conversion means RGB to gray or vice versa. The second is image enhancement. So image enhancement is amongst the simplest and most appealing in areas of image processing. It is also used to extract some hidden details from an image and it is a subject. उसके बाद आता है इमेज रिस्टोरेशन. तो इट ऑल्सो डील्स विद द अपीलिंग ऑफ एन इमेज, बट इट इज ऑब्जेक्टिव. इमेज एनहेंसमेंट क्या था, सब्जेक्टिव था. अब इमेज रिस्टोरेशन है ऑब्जेक्टिव. रिस्टोरेशन इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और इमेज डिग्रेडेशन. फिर उसके बाद आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग. तो कलर इमेज प्रोसेसिंग में क्या है, इट डील्स विथ pseudo color और full color image processing. Color models are applicable to digital image processing. इमेज एक्विजिशन में क्या है, इमेज एक्विजिशन में क्या है, कैप्चर इमेज,
स्केल एंड RGB टू ग्रे और वाइस आवर्स। इमेज एनहेंसमेंट में क्या है, मैंने अभी बोला अपीलिंग ऑफ एन इमेज की जो है सब्जेक्टिव, इमेज डिस्टॉर्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक और मैथमेटिकल मॉडल। फिर आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग, तो उसमें फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग कलर मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं। फिर आता है वेवलेट्स एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग, तो वो क्या, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग इमेज इन वेरियस डिग्रीज। क्या है, फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग इमेजेस इन वेरियस डिग्रीज। फिर है इमेज कंप्रेशन, तो इमेज कंप्रेशन में क्या है, डेवलपिंग सम फंक्शंस टू परफॉर्म कंप्रेशन। किसका कंप्रेशन करना है, कंप्रेस साइज और रिजोल्यूशन। ये देखिए, फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, तो इट डील्स विद द टूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट। इसमें आता है एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स सच एज रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ शेप एक्सेट्रा। फिर आता है सेगमेंटेशन प्रोसीजर, तो इट इंक्लूड्स पार्टीशनिंग एन इमेज इनटू अ कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट, तो इसमें क्या है, पार्टीशनिंग whole image into parts. Autonomous segmentation is the most difficult task in the image processing. उसके बाद 9 स्टेप है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, तो इट फॉलोज आउटपुट ऑफ सेगमेंटेशन स्टेट, तो ये क्या है, आउटपुट ऑफ सेगमेंटेशन। Choosing a representation is only a part of solution for choosing a representation is only the part of solution for the transforming raw data into a processed data। वो क्या करेगा, raw data to process data। And last step is object detection and recognition, so it is a process that assign a label to an object based on its descriptor। Assign label based on descriptor। तो ये सब स्टेप्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। फिर आता है पर्पस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, हमने ये जो हमने स्टेप्स किए वो क्यों किए, क्या जरूरत थी ऐसे कि हमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करनी पड़े। तो फर्स्ट स्टेप इज, द फर्स्ट रीजन इज विजुअलाइजेशन। The objects which are not visible, they are observed with the help of digital image processing। तो इसे हम लिख सकते हैं इनविजिबल टू विजिबल, कि objects which are not visible, they are observed visible with the help of digital image processing। The second one is the image sharpening and restoration।
तो इट इज यूज फॉर द बेटर इमेज रिजोल्यूशन, इट इज यूज फॉर बेटर इमेज रिजोल्यूशन। फिर आता है इमेज रिट्राइवल। तो इमेज रिट्राइवल क्या है कि इमेज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सीन, कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डीआईपी, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ पैटर्न। इन एन इमेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड in image. And the last one is image recognition. Each object in an image can be recognized. With DIP. तो पर्पस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? विजुअलाइजेशन के, जो इनविजिबल चीज को विजिबल हम कर सकते हैं। सेकंड इज इमेज शार्पनिंग एंड रिजोल्यूशन, की बेटर इमेज रिजोल्यूशन मिलेगा डीआईपी करके। थर्ड वन इज इमेज रिट्रीवल, की इमेज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सीन। फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ पैटर्न, कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन द इमेज। एंड इमेज रिकग्निशन, की ईच ऑब्जेक्ट इन द डिजिटल इमेज is recognized with the help of digital image processing. So these are the purpose of digital image processing. अब हम देखते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है दिसंबर 2021 एंड जून 2022 सेशन में पूछा गया। द क्वेश्चन इज फिल्म स्पीड इज डिनोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन वन इज ISO, ISA, ISI एंड IST। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ISO। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज ISO, कि फिल्म फीड इज डिनोटेड बाय द ISO। Second question is, which is also asked in the same session, depth of focus directly depends on which of the following। हमने जो DOF देखा, डेप्थ ऑफ फोकस मतलब DOF, उसमें हमने एग्जांपल में क्या देखा कि तीन लड़के थे, बॉय A, B एंड C। A एंड B फोकस में थे, ये एक्सेप्टेबल रेंज में था। तो डेप्थ ऑफ फोकस डायरेक्टली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कलर ऑफ द फिल्म, ऑप्शन बी एपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द लेयर ऑफ फिल्म। तो क्या लगता है, कलर ऑफ फिल्म तो नहीं, एपर्चर हाँ। हमने क्या देखा था, एपर्चर की साइज स्मॉल या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से डेप्थ ऑफ फोकस भी चेंज होगा, तो एपर्चर करेक्ट है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हाँ तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी है उस पे भी डिपेंड करेगा, उससे भी डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ फोकस, ये भी है। एंड लेयर ऑफ फिल्म, लेयर ऑफ फिल्म के कुछ लेना देना है नहीं। और एक चीज आती है, तो DOF डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, नंबर एक एपर्चर, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड थर्ड वन इज, जो हमने ये ABC वाला एग्जांपल में क्या देखा, डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजों पे डेप्थ ऑफ फोकस डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी B एंड C, ऑप्शन 3। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जून 2020 सेशन से है, इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम डू मॉडर्न डिजिटल कैमरा हैव अ बेयर फिल्टर इन फ्रंट ऑफ द इमेज सेंसर टू अलाउ लाइट। बेयर फिल्टर इन डिजिटल कैमरा। बेसिकली इमेज कंपोनेंट में कौन से तीन रीजन होते हैं?
RGB. R means red, G means green एंड B means blue. तो ये तीनों को मैच करने से अलग अलग कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं इमेज के. तो आंसर इज रेड रीजन, सी ग्रीन रीजन एंड डी ब्लू रीजन. तो करेक्ट आंसर इज RGB, मतलब कि A, C एंड D. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन A, C एंड D. हाँ. अब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये भी जून 2020 सेशन से पूछा है कि लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, दोनों का हमें मैच करना है. तो इन फर्स्ट वन इज इंक्रीज आईएसओ नंबर ऑन द डिजिटल कैमरा. तो आईएसओ नंबर से हमने क्या देखा कि डिजिटल कैमरा सेंसर्स बिकम मोर लाइट सेंसिटिव. जितनी ज्यादा आईएसओ नंबर होगी उतने ज्यादा वो लाइट सेंसिटिव रहेगा. फिर लूजली कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट. तो लूजली कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट क्या है? जेपीईजी. जेपीईजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. Most then third is most high end DSLR cameras can save two file formats of image. तो दो फाइल जो डीएसएलआर है अभी जो नए आए हैं इम्प्रूव, उसमें दो टाइप्स की फाइल सेव होती है, जेपीजी एंड रो. कि जे रो की क्वालिटी बेस्ट रहती है. कंज्यूम मोर साइज एंड स्टोरेज. एंड टीआईएफटी. टीआईएफटी का फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट. तो इंक्रीज आएगा नंबर ऑन द डिजिटल कैमरा, तो उसमें आएगा 2, बी में आएगा 3, सी में आएगा डी एंड डी, सी में आएगा 4 एंड डी में आएगा 1. तो करेक्ट आंसर इज ए में 2, बी में 3, सी में 4 एंड डी में 1. ऑप्शन आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. हाँ. ये हमने देखा इन फोटोग्राफी हाई आईएसओ नंबर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. हाई आईएसओ नंबर कहाँ जरूरत है हमें? आईएसओ क्या है? लाइट सेंसिटिविटी. तो जितना ज्यादा लो लाइट कंडीशन होगी तो उसके हिसाब से हमें इमेज को एनहेंस करने के लिए हाई आईएसओ नंबर यूज करना पड़ेगा. तो हाई आईएसओ यूज्ड फॉर लो लाइट कंडीशनिंग. तो करेक्ट आंसर इज लो लाइटनिंग कंडीशंस. तो इन फोटोग्राफी हाई आईएसओ नंबर्स आर यूज्ड फॉर द लो लाइट कंडीशंस. फिर है जून 2018 सेशन से असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. तो असर्शन, while doing photography of a crimes in physical evidence should be photographed in a close-up view also. Reason, overview and close-up photography of physical evidence is important to study the crime scene in total. हाँ, बोथ आर करेक्ट कि फोटोग्राफी फिजिकल एविडेंस कि हम क्लोजअप व्यू ऑल्सो क्लोजअप फोटोग्राफी करते हैं. ओवरव्यू एंड क्लोजअप फोटोग्राफी इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द क्राइम सीन इन टोटली. हाँ, बोथ आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट. तो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंट इमेज फाइल फॉर्मेट्स. तो पहला क्या है? जेपीईजी, जो मैंने बताया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. Second one is PNG. PNG stands for Portable Network Graphics. Third one is TIFF. वो हमने देखा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट. फिर है फोर्थ. तो वो क्या है? BMP, बिटमैप इमेज फाइल. फिफ्थ इज GIF. GIF stands for graphical
इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर एक एग्जिप डेटा रहता है इमेज का, EXIF, एग्जिप। तो उसका फुल फॉर्म है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ऐसे बहुत सारे इमेज फाइल फॉर्मेट आते हैं, तो ये मैंने मेन आपको बताई। अब आपने सुना होगा HEIC एंड HEVC। तो HEIC क्या है? हाई एफिशिएंसी इमेज कंटेनर। एंड HEVC क्या है? हाई एफिशिएंसी इमेज, सॉरी, हाई एफिशिएंसी वीडियो एनकोडिंग। तो ये न्यू फॉर्मेट्स है। HEIC यूज होती है एप्पल में, और कहीं अभी एंड्रॉयड डिवाइस में भी होती है, जैसे कि वन प्लस, PTC। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो HEVC क्या है क्या? तो HEVC इज स्पेसिफाइड इन ISO IEC Truth 30081। HEIC encoded images are offer better image quality with smaller size as compared to JPEG। क्या है? बेटर इमेज क्वालिटी with lesser size compared to JPEG। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट्स एंड HEs। So if you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. You will get the notes in the description box below. Thank you.